नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग की। इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, या इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और इस सभ्यता में जो पहला स्थल था वो हमको हड़प्पा मिला था। तो इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्योंकि इस युग के दोस्तों जो लोग थे वो कांस्य धातु का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों, ये सारे नाम एक ही हैं। तो यह किस युग की सभ्यता है दोस्तों? कांस्य युग की सभ्यता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी 1921 में। ठीक है, और इसके खोजकर्ता थे दोस्तों दयाराम साहनी। ये भी आपको याद रखना है, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तो दोस्तों हड़प्पा जो निवासी थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहा जो है दोस्तों वैदिक काल में खोजा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो दोस्तों यह पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ठीक है दोस्तों, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो दोस्तों यह की है राखल दास बनर्जी ने। ये किसने की है? राखल दास बनर्जी ने की है मोहनजोदड़ो की खोज। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो दोस्तों सबसे पुराना शहर कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। ठीक है, 1921 में खोजा गया था ये। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों यह मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा दोस्तों कहाँ है? राजस्थान। ठीक। अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थल है हनुमानगढ़ में। ठीक है, राजस्थान का जिला पड़ता है हनुमानगढ़, वहां पर स्थित है। कालीबंगा को दोस्तों काले रंग की चूड़ियां भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, ये कालीबंगा को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को दोस्तों मृतकों का टीला कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आठवां है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो माना जाता है वो यही माना जाता है 2500 बीसी से 1750 बीसी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो दोस्तों भारत की आर्थिक राजधानी बोलते हैं मुंबई को। अब दोस्तों बोलते हैं भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? वाराणसी। ठीक है, और राजनीतिक राजधानी दिल्ली है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों इसकी भाषा थी प्राकृत। ठीक है, जैन धर्म की दोस्तों प्राकृत है, बौद्ध धर्म की पाली है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो दोस्तों यह बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, किसने बनवाया दोस्तों? शाहजहां ने। ठीक, किसका बेटा था दोस्तों? ये जहांगीर का बेटा था, याद रखेंगे। अगला है, शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? तो दोस्तों इनकी बेगम का नाम था मुमताज। अगला प्रश्न है 13वां, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? दोस्तों मयूर सिंहासन को ही तख्ते ताउस बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसको बनाने वाले कलाकार का नाम था बादल खां। ठीक है, क्या नाम था? बादल खां। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो दोस्तों वह था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों जूना खां के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां के नाम से भी जानते हैं। इसके समय में एक अफ्रीकी यात्री आया था, इसका नाम था इब्न बतूता, ये भी आपको याद रखना है। इब्न बतूता इसी के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो दोस्तों ये अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया था। कहाँ ले गया था? देवगिरी। और देवगिरी का नाम दोस्तों इसने रखा दौलताबाद। ठीक है, तो दौलताबाद हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे थे? तो दोस्तों ये इतिहासकार थे बर्नी। बर्नी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी?
तो दोस्तों इसने की थी दीवान ए कोही विभाग की स्थापना। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो दोस्तों इसने भेजा था इब्न बतूता को, और इसने दोस्तों इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये कब आया था? इब्न बतूता 1333 में आया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 1333 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप विक्षिप्त किसने माना है? तो ये ब्रिटिश इतिहासकार है एल्फिंस्टन। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो दोस्तों इन्होंने पंच महाव्रतों में एक महाव्रत जोड़ा था जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ठीक है, 21वां प्रश्न है, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो दोस्तों वो अध्यक्ष का नाम था सुधर्वन। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? तो दोस्तों यव कहते थे जौ को। ठीक है, जौ को। अगला है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसे बनवाया था सोलंकियों ने। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, और लुम्बिनी दोस्तों वर्तमान में कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ठीक है, ये कहाँ है? नेपाल में है। अगला प्रश्न है, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो दोस्तों गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ये शाक्य वंश के थे। ठीक है, इन्होंने एक महान धर्म की स्थापना की है और उस धर्म का नाम है बौद्ध धर्म। क्या नाम है दोस्तों? बौद्ध धर्म। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 है, आर्यों का प्रारंभिक जीवन किस पर निर्भर था? तो दोस्तों इनका जीवन था पशुचारण पर। ठीक है, ये जानवरों को चराते थे, उसी की तलाश में इधर उधर भटकते थे। अगला प्रश्न है, चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किस काल से है? तो दोस्तों इसका संबंध है वैदिक सभ्यता से। अगला प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था? तो दोस्तों जो कनिष्क था, ठीक है, ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बंट जाता है, हीनयान और महायान। तो जो कनिष्क है वो महायान शाखा का अनुयायी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो किस कला में हुआ था? तो रेड सैंडस्टोन से। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से। ठीक है, मथुरा शैली की मूर्तियों का निर्माण होता है। दोस्तों ये मथुरा कला शैली, ठीक है, इस शैली का जो विकास हुआ है वो भी कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर कब आसीन हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 606 ईस्वी में। 31वां प्रश्न है, हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? तो दोस्तों ये थे पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को हराया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? तो यह दिया था सारनाथ में। ठीक है, अगला प्रश्न है 33वां, ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ठीक है, खेती करना, और पशुपालन भी था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों ये दी गई है ऋग्वेद में। ऋग्वेद पढ़ने वाले को दोस्तों होत्री बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। अगला है, ऋषभदेव का उल्लेख किस में मिलता है? तो दोस्तों ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के संस्थापक हैं, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ किस में है दोस्तों? तो वह हुआ है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, इसके समय में ही दिल्ली पर जो है वो तैमूर लंग का आक्रमण होता है। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो सल्तनत थी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय की जो सल्तनत थी दिल्ली में, बोलते हैं कि यह पालम से दिल्ली तक थी। ठीक है, तो सोचो कितनी छोटी सी मच के रह गई होगी, क्योंकि इनके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद दोस्तों कोई योग्य शासक था नहीं, तो तुगलक वंश धीरे धीरे सिमटता जाएगा। अगला प्रश्न है 38वां, निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से समकालीन थे? तो ये थे दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों यह करवाया था अशोक ने। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? तो दोस्तों इसमें 4 जानवर हैं, हाथी, घोड़ा, सांड और शेर, सिंह।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41वां है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो दोस्तों वह थे सम्राट अशोक। ठीक है। अगला प्रश्न है 42वां, अशोक ने कहा चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सती पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? दोस्तों चेर, चोल, पांड्य, केरल पुत्र को दोस्तों चेर बोलते हैं और इनको संगम कालीन राज्य भी बोलते हैं। तो इसका जो उल्लेख है अशोक ने अपने दूसरे अभिलेख में किया है। ठीक है। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो दोस्तों वह तीसरा अभिलेख है, या तीवर अभिलेख है, सॉरी, तीवर अभिलेख में उसके एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है 44वां, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तो दोस्तों यह था तुगलक वंश का। ठीक है। इनका जो दोस्तों शासन है 1320 से 1414 ईस्वी तक है। ठीक है। सबसे लंबा शासन दोस्तों तुगलकों का है और सबसे छोटे शासन की बात करें तो वो खिलजी वंश का है। अगला है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो वह की थी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? मास्की अभिलेख में। अगला प्रश्न है 47वां, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो दोस्तों यह 1837 में पढ़ा गया था और इसे पढ़ने में सबसे पहली सफलता मिली थी जेम्स प्रिंसेप को। क्वेश्चन नंबर 48 है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो दोस्तों यह की थी अशोक ने। 49वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? तो दोस्तों यह था मोहम्मद बिन तुगलक। 50वां प्रश्न है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल फैला दिया था? तो दोस्तों ये कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही दोस्तों जौनपुर नगर की स्थापना की है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, मराठा शक्ति का उदय कब हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। क्वेश्चन नंबर 52वां है, किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? तो दोस्तों वह थे शिवाजी। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बाबर का जन्म होता है 24 फरवरी, 14 फरवरी दोस्तों, 24 नहीं होगा, 14 फरवरी होगा ये। ठीक है, 14 फरवरी 1483 को। ठीक है, फरगना जो कि अफगानिस्तान में यहाँ हुआ था। ठीक है, 14 फरवरी 1483 को। 54वां प्रश्न है, बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो दोस्तों यह इसने किया था यूसुफ जईयों के विरुद्ध। 55वां प्रश्न है, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो दोस्तों भारत में इसका पहला महत्वपूर्ण आक्रमण जो माना जाता है वो 1526 ईस्वी में हुआ था और यह आक्रमण दोस्तों इसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध किया था। ठीक है, और इब्राहिम लोदी दोस्तों युद्ध भूमि पे शहीद होने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 57 है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो दोस्तों यह 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी। 58वां प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? एक साल के बाद दोस्तों इसी अगले साल तुरंत 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच यह युद्ध होता है और इसमें बाबर की जीत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इनके बीच जो युद्ध हुआ था वो था चंदेरी का युद्ध और ये हुआ था 1528 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 60वां, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो दोस्तों घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? महमूद लोदी को। ये इब्राहिम लोदी का भाई था। ठीक। अगला प्रश्न है 61वां, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको हम जानते हैं बाबरनामा। ठीक है, या तुजुक ए बाबरी। और मुगलों में एकमात्र बाबर ऐसा बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। क्वेश्चन नंबर 62वां है, किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? तो दोस्तों यह किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाने का इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 63 है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1556 ईस्वी में अकबर और हेम विक्रमादित्य यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है 64वां, किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया था? तो दोस्तों यह किया था इसके सेनापति बैरम खां के संरक्षण में। 65वां प्रश्न है, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? अब दोस्तों सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने युद्ध लड़ा था जो कि जाना जाता है पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से। हालांकि स्वयं अकबर ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, इसके सेनापति ने लड़ा था। ठीक।
अगला प्रश्न है भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। ठीक है। अगला प्रश्न है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है महर्षि उलूकनाद। क्वेश्चन नंबर 68 है न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि गौतम। 69वां प्रश्न है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों ये थे कपिल मुनि। ठीक है दोस्तों, 6 दर्शन है। ठीक है। अगला प्रश्न है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों पूर्व मीमांसा के जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 71 है कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों यह करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। 72वां प्रश्न है कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों यह नंदी वर्मन सेकंड ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 73 है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों यह था दंती दुर्ग। अगला प्रश्न है 74वां कृष्ण प्रथम गोविंद तृतीय अमोघ वर्ष कृष्ण द्वितीय इंद्र तृतीय तथा कृष्णा तृतीय किस वंश के राजा थे? तो दोस्तों ये सबका संबंध किससे है? राष्ट्रकूट वंश से। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दोस्तों कौन है? दंती दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो दोस्तों इसे मनकिर या मनखेत मान्यखेत के नाम से जानते हैं। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों प्रथम जो शासक था इसका ध्रुव था। ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।